मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा निर्मित धर्मशाला के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षत्रिय कलौता समाज ने सदैव राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने श्री आनंद धर्मशाला को सेवा, समर्पण और परोपकार का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह आगामी कुंभ और चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलने का उल्लेख करते हुए उत्तराखंड में मंदिरों के पुनर्विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों की भी जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के समाज जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी भी हैं और भी हमारे यहाँ पर सभी सम्मानित विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण और विशेषकर आनंद धर्मशाला ट्रस्ट जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी हमारे ट्रस्टी जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, सभी पदाधिकारीगण और हमारी माताएं बहनें जो उधर बैठी हुई, हमारे प्यारे बच्चे, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सब लोग जो देश भर से यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ। साथ ही परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज सहित सभी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। हरिचेतनानंद जी की उपस्थिति को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ और सच में आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर। और वैसे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब मध्य प्रदेश के लोग मुझे मिलते हैं तो मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं मध्य प्रदेश का भी नहीं हूँ। कम लोगों को पता है कि मैंने 3 साल मध्य प्रदेश सागर में 8वीं, 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई मैंने सागर में करी है। इसलिए मैं अपने आप को मध्य प्रदेश से भी बहुत ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में मेरा बाल्यकाल बीता है, तो वहाँ से मेरा अपना लगाव है। भाइयों बहनों, क्षत्रिय कलौता समाज ने अपने साहस से, परिश्रम से और अपने संस्कारों के बल पर हमेशा समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, व्यापार का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में भी जरूरतमंद लोगों को लगातार सहायता करना हो, उसमें क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। माँ भारती की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान इस समाज ने दिया है। अभी विशाल जी कह रहे थे कि छोटी संख्या है, संख्या छोटी बड़ी से नहीं होता है, उसमें आदमी को किस प्रकार का उनका समर्पण है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस महीने में क्षत्रिय कलौता समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज ने अनेकों वीर सपूत देश को भी दिए हैं, सेना को भी दिए हैं, केंद्रीय रिजर्व बल, पुलिस बल, अन्य सुरक्षा बलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के माध्यम से धार्मिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण और मानव कल्याण से जुड़े हुए कार्यों में भी आप सभी के द्वारा बहुत समर्पित भाव से कार्य किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी दूसरों की सेवा और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और ये आज आनंद धर्मशाला उसी सेवा, समर्पण, परहित और परोपकार की भावनाओं का सजीव उदाहरण बनकर हमारे सामने स्थापित हुई है। भाइयों बहनों, हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ देश विदेश, दुनिया भर से आने वाले लोग माँ गंगा की गोद में आस्था के लिए आते हैं। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था
विकास कार्यों और चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को सुचारू रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान खुले में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन इसे केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक गतिविधियों से आम जन को असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वर्तमान में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य में पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। देखिए, चारधाम यात्रा राज्य की बहुत प्रमुख यात्रा है और लाइफलाइन है चारधाम। इसमें प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण आते हैं, सनातन प्रेमी आते हैं। उनकी व्यवस्था अच्छी हो, इस निमित्त हम लोगों ने, सरकार ने, प्रशासन ने, मंदिर समिति ने, हमारे तीर्थ समाज के लोगों ने, सब लोगों ने पहले से ही लगातार जो 2025 की यात्रा समाप्त हुई थी, तब से हमने इसके लिए सभी प्रबंध प्रारंभ कर दिए थे, समीक्षाएं शुरू कर दी थी। और इस वर्ष बहुत ऐतिहासिक 1 माह की जो यात्रा हुई है, लगभग 1 माह में 20,50,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक चार धामों के दर्शन कर दिए हैं। सभी की यात्रा अच्छी हो, अच्छे प्रबंध हो, अच्छा एक अनुभव लोग लेकर यहाँ से जाएं, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास है। थोड़ा सा श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ गए हैं केदारनाथ जी में, और यमुनोत्री में जो हमारा एक कैपेसिटी है उसके अधिक लोग पहुंच रहे हैं। उसको व्यवस्थित करना भी चुनौती है, उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। और हेमकुंड साहब के भी कपाट खुल गए हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहले दिन ही दर्शन किए हैं। इसके साथ साथ आदि कैलाश के जो यात्रा प्रारंभ हुई, उस यात्रा में भी 20 दिनों में लगभग 20,000 का आंकड़ा वहाँ भी पहुँच गया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले वर्ष लगभग 40,000 पूरे साल भर लोगों ने यात्रा करी थी, उसका 50% अभी 20 दिन में ही जो है वहाँ लोग पहुँच चुके हैं। वो भी ऐतिहासिक होगी, हेमकुंड साहब की भी ऐतिहासिक होगी। अन्य जो हमारे स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, हमारे पौराणिक स्थल हैं, चार धाम हैं, सभी जगह लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देखिए, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और हमारे राज्य के अंदर ऐसा कोई वो भी नहीं है कि आपस में सब लोग बड़े प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत भाईचारा है। लेकिन कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है और नमाज करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन नमाज करने का अपना स्थान है, उन स्थानों पर करें, स्थल हैं वहाँ पर करें, उनके कारण से किसी को परेशानी न हो। क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है इस समय, पूरे देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं, भक्तिगण हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, उसके कारण से अव्यवस्था न हो, इसलिए हमने कहा है कि नमाज का स्थल जहाँ पर है वहीं पर। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त की। हरिपुर कला में उन्होंने भाजयुमो के पूर्व प्रदेश महामंत्री मनोज जखमूला के आवास पर पहुंचकर उनकी पुत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया और परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी रामनगर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास पर उनकी धर्मपत्नी आशा बिष्ट के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिवार से मिलकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तो वहीं काशीपुर के जैतपुर घोषी में मुख्यमंत्री ने विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के ताऊजी सरदार अमरजीत सिंह चीमा के निधन पर भी गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने सभी स्थानों पर परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस कठिन समय में सरकार और पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन वे विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां यमुना के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश की सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए भी प्रार्थना की। इससे पहले वे खरसाली हेलीपैड पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुए। धाम पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों, तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूजा के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की निरंतर प्रगति और नागरिकों के कल्याण की कामना करते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। उनका ये दौरा प्रशासनिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से चर्चा का विषय बना हुआ है। सचिवालय एथलेटिक्स एंड फिटनेस क्लब के तत्वाधान में रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस आयोजन में सचिवालय परिवार के 80 से ज्यादा महिला और पुरुष सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने पूरा सचिवालय दौड़ेगा के नारे के साथ दौड़ लगाकर फिटनेस का संदेश दिया। इस आयोजन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के साथ सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर सचिव संतोष बडोनी, सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी सहित कई अधिकारी सदस्य मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों ने कहा, ऐसे आयोजन कार्यस्थल पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ टीम भावना और ऊर्जा को भी मजबूत करते हैं। देहरादून जिले के विकास नगर के शिमला बाईपास हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही गाय को जोरदार टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पती रही, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर गांव स्थित गांव सम्मान आवाहन अभियान की टीम मौके पर पहुंची और घायल गाय का रेस्क्यू किया गया। टीम ने एम्बुलेंस के जरिए गाय को तत्काल पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। संस्था के एम्बुलेंस चालक ने बताया कि उपचार के बाद गाय को गौशाला में रखा जाएगा ताकि वह सुरक्षित रह सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई और आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। लार्जेस्ट गौशाला और एकमात्र उसमें हॉस्पिटल की सेवा उपलब्ध है पूरे देहरादून के अंदर। तो गाय का रेस्क्यू करके आप मतलब संस्था में लेके जाएंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे, चारा पानी। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक ही स्कूल में पढ़ने वाली 3 नाबालिग छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। जानकारी के अनुसार राजा कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार की 14 वर्षीय पुत्री ज्योति, ललित मोहन की 13 वर्षीय पुत्री युविका और राकेश की 11 वर्षीय पुत्री स्वाति तीनों कक्षा 8 की छात्राएं हैं और कृष्णा कॉलोनी स्थित न्यू वुडलैंड एकेडमी में पढ़ती हैं। परिजनों के अनुसार तीनों छात्राएं बीते दिन सुबह करीब 11 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। कृष्णा कॉलोनी में न्यू वुडलैंड एकेडमी स्कूल में पढ़ती थी, तो वो सुबह अपने टाइम पे स्कूल गई थी और उसके 11 बजे छुट्टी हुई थी, लेकिन वो अभी तक भी घर नहीं आई है। और उसके साथ 2 लड़की और हैं, उनका नाम है स्वाति और ज्योति। वो दोनों बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? वो दोनों एक राजा कॉलोनी की हैं और एक कृष्णा कॉलोनी की तरफ की है। क्या है इन बच्चों की? हाँ जी, इन बच्चों की क्या है? 14 साल। हाँ जी, 14 साल के थे और 8th क्लास के बच्चे थे। ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज उप जिला चिकित्सालय में बच्चे के जन्म के बाद एक प्रसूता की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान ग्राम गौठा निवासी आरती के रूप में हुई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार प्रसव पीड़ा होने पर आरती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बाद में उसकी हालत बिगड़ने लगी। आरोप है गंभीर स्थिति में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां रात करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, परिजनों को समझाने का प्रयास किया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक कुलदीप यादव ने बताया, मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो कि 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आज घोर लापरवाही के कारण जो है हमारी बहन आरती का जो है निधन हो गया है और यहाँ पे डॉक्टर जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी तो यहाँ पे कमी यह है कि एक जूनियर को जो है यहाँ के प्रभार दे रखा है। कुलदीप यादव जो है सबसे जूनियर डॉक्टर जो उसको दे रखा है, किसी सीनियर को ना देकर, और प्लेन MBBS कर रखी है उनने, कोई वो भी नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पे किसी सीनियर को जो है जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये 3 दिवस के भीतर पूरे मामले की जाँच करके
और रिपोर्ट भेजेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई। चंपावत जिले के टनकपुर में राज्य सरकार द्वारा विकसित की जा रही बहुउद्देशीय प्रशासनिक अधोसंरचना परियोजना का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आधुनिक स्टेट गेस्ट हाउस परिसर सहित विभिन्न निर्माणाधीन भवनों का अवलोकन किया। साथ ही अधिकारियों को कार्य गुणवत्ता समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। करीब 61.79 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिटकुल के माध्यम से महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की जा रही है। डीएम ने फायर सेफ्टी, सुरक्षा मानकों और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा और मानसून से पहले प्रमुख संरचनात्मक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस परियोजना के तहत स्टेट गेस्ट हाउस के साथ ट्रांजिट हॉस्टल, वन विभाग के आवासीय क्वार्टर, सिंचाई एवं नलकूप विभाग के कार्यालय भवन बनाए जा रहे हैं। ये परियोजना क्षेत्र के प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत करने के साथ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगी। चंपावत जिले के लोहाघाट के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से मायावती धर्मार्थ अस्पताल द्वारा रविवार को बरदायनी मंदिर परिसर बरदा खान में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और स्वास्थ्य जांच कराई। यहां सर्जन, फिजिशियन और दंत रोग विशेषज्ञों की टीम ने लोगों को परामर्श दिया, मुफ्त दवाइयों का वितरण किया। खास बात ये रही कि जरूरतमंद मरीजों के खराब दांत मौके पर ही निकालकर उन्हें दर्द से राहत भी दी गई। बरदा खान सहित आसपास के कई गांवों से आए लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। कुल 170 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जबकि 35 मरीजों के दांत निकाले गए। कार्यक्रम में चिकित्सा टीम के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी बताया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 19 IAS और 9 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस व्यापक बदलाव के तहत देहरादून के जिलाधिकारी से लेकर गढ़वाल कमिश्नर और कई प्रमुख विभागों में नई तैनाती की गई है। देहरादून के डीएम रहे IAS सविन बंसल को हटाकर IAS आशीष चौहान को नया जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी का CEO बनाया गया है। इसके अलावा IAS BVRC पुरुषोत्तम को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव, IAS विनय शंकर पांडे को नागरिक उड्डयन और स्वास्थ्य विभाग का सचिव तथा IAS आनंद स्वरूप को गढ़वाल मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य IAS और PCS अधिकारियों को भी अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव को राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास कंचनगंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने और हिमस्खलन की घटना सामने आई है। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन के अनुसार गर्मी बढ़ने के साथ हर वर्ष इस क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं और नीचे की ओर खिसकते हैं। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ग्लेशियर हर साल नीचे आकर कंचनगंगा क्षेत्र में रुक जाता है। वहीं जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि हिमस्खलन सड़क तक नहीं पहुंचा और खाई क्षेत्र में ही रुक गया, जिससे कि यातायात और आम जनजीवन पूरी तरह से सामान्य बना हुआ है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम को सफल एवं त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय चंपावत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में पुनरीक्षण कार्य में तैनात कार्मिकों के लिए 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रभावी बनाना है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 22 मई से लेकर 29 मई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि BLO, सुपरवाइजर, सेक्टर अधिकारी, IT वॉलंटियर्स और साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA1 एवं BLA2 प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम पाटी, बाराकोट, लोहाघाट, चंपावत और टनकपुर क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 2 जून से लेकर 4 जून तक संबंधित ब्लॉक एवं तहसील सभागारों में भी आयोजित होगा। सभी प्रशिक्षण सत्र प्रातः 11 बजे से
प्रारंभ होंगे। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार सुबह 11:30 बजे पूरे विधि विधान और अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। करीब 225 दिन बाद खुले कपाटों के इस ऐतिहासिक अवसर पर देश विदेश से आए 3000 से अधिक श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे, जबकि पहले दिन 6600 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था घांगरिया से कठिन चढ़ाई पार कर धाम पहुंचा। कपाट खुलते पूरी लोकपाल घाटी बोले सो निहाल शस्त्रीय काल के जयकारों से गूंज उठी। गुरुद्वारे को करीब 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलने से पहले शबद कीर्तन, अरदास और सुखमनी साहिब का पाठ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बर्फ से ढके हुए धाम में मत्था टेककर अपनी यात्रा की शुरुआत की है। ट्रस्ट ने यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हालिया बयानों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री द्वारा मीडिया और पत्रकारों को लेकर की गई टिप्पणियां उनके अहंकार को दर्शाती हैं और भाजपा सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास कर रही है। प्रेस वार्ता में पत्रकार हेम भट्ट का जिक्र करते हुए नेताओं ने कहा कि केवल एक भाजपा विधायक का इंटरव्यू करने पर पुलिस द्वारा उन्हें सुबह तड़के घर से उठाया गया, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। कांग्रेस ने विकास कार्यों को लेकर भी सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में किए गए कई बड़े वादे आज भी अधूरे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि जनता अब जवाब मांग रही है और आगामी चुनाव में इसका असर साफ तौर पर दिखाई भी देगा। माननीय मंत्री जी को पूर्ण पत्रकार जगत से माफ़ी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, पत्रकारों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर हमने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, जो मैंने आज से 3.5 साल पहले जो सवाल उठाए थे मसूरी को लेकर, वो आज भी जस के तस है। चाहे वो खेल मैदान का प्रश्न हो, चाहे वो उप जिला चिकित्सालय का प्रश्न हो। मसूरी में कई लोगों ने अपने लिए आवास बनाए जो आज भी अवैध रूप से हैं, उनके नियमितीकरण का विषय हो। कई ऐसे होटल चल रहे हैं जो अभी भी नियमित नहीं है, उनके नियमितीकरण का विषय हो। यमुना पेयजल की सुविधा आज भी पूरी मसूरी को नहीं मिल पा रही है, उसका प्रश्न आज भी खड़ा है। मसूरी की जो सड़कें हैं वो आज भी कर्रा रही हैं गड्ढों से। विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस मसूरी विधानसभा में सरवण न्याय पंचायत बिल्कुल बगल से लगती हुई है और आप लगा लीजिए कि जो सड़कें वहाँ बनी हैं, जितना भी वहाँ काम हुआ है वो सारी कांग्रेस की बनाई हुई सड़कें हैं। उन्होंने तो अपने कार्यकाल में जो है सिर्फ जो पैसा उनकी किस्मत कह लीजिए या जो भी उनका धर्म कह लीजिए, जो दैवीय आपदा जो 14 में आई थी और जो अभी आई इसी वर्ष जो आई, तो उसमें तो उन्होंने जो उस पैसा को भी पूरा नहीं लगाया और जो ठेकेदार जो है वहाँ पर वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सड़कें कहाँ खड़ी हैं, उसका रिपेयर करने के लिए मतलब जो है मिट्टी में तारकोल डाल रहे हैं, मिट्टी पे जो है जो पुश्ते हैं वो कच्चे लगा के छोड़ दिए। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर बनवासा राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया, सड़क सुरक्षा, मरम्मत कार्यों और जल निकासी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा, मानसून शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। डीएम ने हाईवे के क्षतिग्रस्त हिस्सों का भी निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सड़क पूरी तरह गड्ढा मुक्त बनाने, पैचवर्क और मरम्मत कार्य तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, बरसात के दौरान यात्रियों और वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए और सड़क को सुरक्षित और सुगम बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुर्घटना प्रवण एवं संवेदनशील स्थलों का भी जायजा लिया। जो मुझे अभी आप लोगों ने बताया है वो आप लोगों ने मुझे 2 से 3 दिन की समय सीमा दी है। मैंने एप्लीकेशन को 1 सप्ताह का समय दिया है। उससे पहले ही जो NHAI के PD हैं और साथ ही आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं दोनों के द्वारा आश्वस्त किया गया कि इसको तत्काल रूप से कर लिया जाएगा। मौसम भी अनुकूल है और उनके पास पर्याप्त संसाधन और सामग्री है, तो उसको देखते हुए इन्होंने दिन रात जो है अपने टीम स्टेज में काम करने का तो मैं आश्वस्त हूँ कि 2 दिवस में 2 से 3 दिन काम करूँगा। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और पुलिस कर्मियों की फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की शुरुआत की है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में काया बाइक्स के सहयोग से जनपद पुलिस को 50 हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका उपयोग पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय परिसर में दैनिक शासकीय कार्यों के लिए किया जाएगा। इस पहल से वाहनों पर निर्भरता कम होने के साथ साथ ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साइकिलों के सुरक्षित रखरखाव के लिए विशेष स्टैंड भी स्थापित किए गए हैं। एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि फिट पुलिस, ग्रीन पुलिस और अनुशासित पुलिस की अवधारणा के तहत ये कदम उठाया गया है, जिससे कि पुलिस कर्मियों की फिटनेस, कार्यक्षमता में सुधार होगा। इस योजना का लाभ महिला और पुरुष दोनों ही पुलिस कर्मियों को समान रूप से मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें सभी को ये अपील की गई है कि ईंधन का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जाए। उसी के साथ साथ में ही हम लोगों ने फिटनेस पर भी ध्यान देते हुए आज काया बाइक्स के जो हमारे डायरेक्टर साहब है अजय जी, उनको ये अनुरोध किया था कि हमें कुछ साइकिल्स ऑन कैंपस यूज़ के लिए, मतलब पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय के कैंपस के यूज़ के लिए, परिसर के यूज़ के लिए कुछ साइकिल्स दी जाए। हमारे अनुरोध पे उन्होंने पुलिस विभाग को 50 साइकिल्स जो है डोनेट की है। इन साइकिल्स का यूज जो है हम लोग जो हमारे पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाइन के कर्मचारी है, जो जिनका मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग का पुलिस लाइन से, आवासों से, बैरक्स से पुलिस कार्यालयों तक होता है, या अन्य जगह पे जो कार्यालयीन यूज के लिए साइकिल्स का यूज होता है, उसमें किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से गश्त या पेट्रोलिंग में यूज हम लोग नहीं करेंगे। पुलिस की कार्यव्यवस्था प्रभावित ना करते हुए ईंधन की खपत जो हमारे कैंपस के भीतर होती है या कार्यालयों के भीतर होती है, उसको कहीं ना कहीं